चलो शुरू करूं। ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं ऐसे मान के चलता हूं कि 4 तक हो गया होगा जैसे कि डिसाइड हुआ था। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो कर लेना। और इसको करने से पहले मैं एक बड़ा ही एग्जाम्पल अच्छा सा आपको देता हूं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, मतलब मान लो कि अगर दादाजी का बेटा मतलब आपके पापा, ठीक है, आपके पापा आपको डांट रहे हैं कि भणवामा ध्यान आप आटलू ओछू रिजल्ट होय, और ऐसे आपको कंटिन्यूसली आधे घंटे तक डांट रहे हैं। बाद में दादाजी का पीछे से बैकग्राउंड में डायलॉग आता है, पता है, कुआ में होय तो अवाड़ा में आवे ने। सुना है कभी? मतलब पिताजी में हो तो बेटा जी में आएगा ना। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ना वो सेम उसी कैटेगरी का है। कुआ में होय तो हवाड़ा में आवे, मीन्स कुएं में पानी होगा तो उसमें जो बकेट डालोगे उसमें से पानी निकलेगा, कुएं में ही पानी नहीं होगा तो कैसे होगा। मतलब आपके मम्मी पापा स्मार्ट होगे तो आप स्मार्ट होगे, तो अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो अकेले आपकी गलती नहीं। ठीक है, चलो तो इस प्रॉब्लम को देखो। कंसिडर द नंबर 4 पावर n। एक नंबर कंसिडर करो जो 4 पावर n है, वेर n इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। चेक करिए कि n की कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, जिसकी वजह से 4 पावर n जब खत्म हो तब उसके यूनिट प्लेस में 0 आए। तो सबसे पहले देखो, तुम लोगों को अगर 9th स्टैंडर्ड याद है तो हम ये चीज करते थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका कुछ डेटा याद है? ये था क्या, कुछ याद है? डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा डिवीजन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना रुके। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना रुकने वाला। इसी के ऊपर एक मूवी आई थी आर्नोल्ड की, टर्मिनेटर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है रोकने वाला। ठीक है, अभी उसमें अगर और ज्यादा डिटेल में जाओ तो कुछ ऐसा आपने पढ़ा था, 2 पावर m 5 पावर n। याद है कि नहीं याद है? ऐसा कुछ देखा था? इसका मतलब यह था कि अगर डिवीजन में अगर 2 का पावर है या 5 का पावर है तो वो टर्मिनेट होता था, और अगर 2 या 5 के अलावा कोई नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता था। याद है? अभी इसी चीज का इस्तेमाल हम 10th में भी करेंगे। जैसे कि अगर किसी नंबर के पीछे मुझे 10 चाहिए ही चाहिए, तो एक चीज याद रखो कि उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए। अगर 2 और 5 है तो वो 0 से खत्म हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मुझे देखो ये नंबर कौन सा दिया है, कंसिडर द नंबर 4 पावर n। तो नंबर कौन सा है? 4 पावर n। 4 के फैक्टर्स क्या है? 2 पावर 2 होल n। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 और 2। तो जिसके फैक्टर ही 2 है उसका यूनिट प्लेस कभी 0 हो सकता है? कम से कम 1 5 तो होना ही चाहिए। तो क्योंकि इसके फैक्टर में सिर्फ 2 है तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, सिंस फैक्टर इज 2। अच्छा, इसको और ज्यादा डिटेलिंग में 2 पावर 2n भी लिख सकते हो। सिंस फैक्टर इज 2, देयर इज नो सच नंबर्स, देयर इज नो सच number which ends with digit 0। क्लियर हो गया? बस इतना ही है, कर सकते हो, लिख लो। कोई डाउट है तो बोलो। इसी के जैसा और एक प्रॉब्लम है, इसके बाद करते हैं। चलो आगे बढ़े। चलो सेम सेम बट डिफरेंट कैसन करे। पूरा गाना शुरू कर दे। कैसे करे? चलो इसको तो तुम ही हेल्प करो। कुआ में हो तो हवाड़ा में आवे। हाँ, 6 पावर n इज इक्वल्स टू
2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर n। तो क्या लिखूं? सिंस the factor is 2 and 3 there is no such number with which ends with digit zero। फिर भी आपकी आत्मा को असंतोष रह जाए कि इतना छोटा सॉल्यूशन कैसन हो सकता है, तो आप ना अलग अलग नंबर कर सकते हो। लेट n इज इक्वल्स टू 1, सो 6 पावर 1 इज इक्वल्स टू 6। लेट n इज इक्वल्स टू 2 which leads to 6 power 2 36। let n is equals to 3 which is 6 power 3 which is 216। 6 6 6 और आगे जाओगे तो भी 6 ही होगा। so it does not end with 0। लिख लो। चलिए, अच्छा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि देखने में ना ये बड़ा ही फुद्दू लगता है, पर इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। जैसे कि एक्सप्लेन वाई, बताइए क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजाइट नंबर्स। तो कॉम्पोजाइट नंबर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो वो बताओ। दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स। हाँ, तो कॉम्पोजाइट का मतलब होता है सीधा सीधा मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। मोर देन 2, 2 फैक्टर से प्राइम नंबर। हाँ, 2 फैक्टर हो एग्जैक्ट उसको प्राइम बोलते हैं, 2 से कम हो उसको स्पेशल बोलते हैं, 2 से ज़्यादा हो उसको कॉम्पोजाइट। पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे प्लस है वो तकलीफ दे रहा है। हाँ, अगर प्लस नहीं होता ना तो हम बता पाते कि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है या नहीं, क्योंकि प्लस के बाद तो चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि 2 + 1 करूँ तो 3 है, तो वो कॉम्पोजाइट नहीं है, तो प्लस की वजह से ना मामला बिगड़ जाता है। तो हमारा काम ये है कि समझदारी के साथ हम इसको करें। तो ज़्यादातर बच्चे इसको कैसे करते हैं पता है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे पता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें 13 ऐड कर देंगे, मार्क्स मिलेंगे पर पूरे नहीं। बताओ क्यों? ऐसा क्या है जो वो बच्चा गड़बड़ कर रहा है? जब तुम छोटे थे तब आपको पूछा जाता था कि गाय के ऊपर निबंध लिखिए, तो लिटरली थोड़ी गाय के ऊपर बैठ के लिखना है, सही है ना। तो जब छोटे थे तब आप क्या लिखते थे कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, फिर गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है, गाय ये है, गाय वो है, लाइकवाइज। अच्छा, यही सवाल यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि राइट अ एसे ऑन अ काउ, तो वो ऐसे लिखेगा तो चलेगा? उसमें क्या लिखा जाता है कि गाय के कितनी ब्रीड्स होती है। जिस गाय को हम पूजते हैं वो बोज इंडिकस नामक ब्रीड है। हम सारी गाय को नहीं पूछते, हम सिर्फ बोज इंडिकस को पूछते हैं। बाकी सारी गाय को अगर मार भी दे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक ही गाय को पूछते हैं। हमारी धार्मिक गाय एक ही है, कौन सी? बोज इंडिकस। जो ये लाल कलर की होती है ना, वो ज़्यादातर बोज इंडिकस होती है, उसी को हम पूछते हैं। तो ये कौन से लेवल का सवाल हुआ? यूपीएससी। तो इसमें अगर आप सिंपल ऐड कर दोगे तो हो सकता है कि आपको फुल मार्क्स ना मिले। तो अगर आपको इसमें कुछ यूज़ करना है, प्रॉपर्टी वगैरह, तो कैसे कर सकते हो? इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? कोई आइडिया आ रहा है? ऐसा कुछ है जो प्लस के दोनों तरफ है, तो उसको कॉमन ले ले तो कैसा रहेगा? तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। अच्छा, ये क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाई 7 कितना प्लस 1 78। 13 तो प्राइम नंबर है, 78 मतलब फैक्टर। हाँ फैक्टर्स। 13 के टेबल में आता है क्या?
चलो एक तो 2 हो गया, 2 3 जा 6, 2 9 जा, सही है ना? और 39 को भी खोल दे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर। मतलब क्या ये प्राइम है? अच्छा, क्या ये कॉम्पोजाइट नंबर है? क्या ये नंबर कॉम्पोजाइट है? हाँ, तो यहाँ पे लिख दो यस इट इज कॉम्पोजाइट नंबर, इट इज कॉम्पोजाइट। समझ में आया या ज्यादा वो हो गया, डीप हो गया? नहीं ना? अच्छा, इसको सीधा सीधा क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इस निष्कर्ष पे वैसे नहीं पहुंचते। चलो इसी चीज का फायदा लेके वो दूसरा भी करवा दो, 7 इंटू 6 यहाँ पे भी सिमिलरली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ऐसा क्या है जो दोनों तरफ है? 5। तो बचेगा क्या? 6, हाँ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1, हाँ या ना? ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करके बताओ कितना हो रहा है? 7 6 जा, स्मार्टली करना है इसको ताकि इजीली हो जाए। हाँ ऐसे कर दो, 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 4 3 2 24, राइट, प्लस 1। अब सिंप्लीफाई करो, शायद इजीली हो जाए। कितना? 1009। मुझे पता नहीं है। नहीं, 8 आएगा पीछे। प्लस 1 करते हैं। अच्छा 1008 आ रहा है। हाँ 1008 आ रहा है। 1008 प्लस 1 यानी कि 1009। 5 मल्टीप्लाई 1009, और 1009 प्राइम नंबर है, तो इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हुए। तो क्या ये कॉम्पोजाइट है? ये कॉम्पोजाइट है। एक तो हर किसी का फैक्टर होता ही है ना। देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर खुद और 1। तो तुम 1 भूल गए, इसमें मेरी थोड़ी गलती है, ये कॉम्पोजाइट ही है। इट हैज 3 फैक्टर्स। देखो 3 फैक्टर है, हाँ 3 फैक्टर है। सो यहाँ पे भी लिखो यस इट इज ए कॉम्पोजाइट। चलो लिख लो। तुम भूल गए, मेरी गलती नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके आसपास सर्कुलर रास्ता है। तो मान लेते हैं कि ये स्पोर्ट्स फील्ड है, SF स्पोर्ट्स फील्ड, और उसके आसपास गोल आकार सर्कुलर पाथ है, रास्ता है। ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ड्राइव मतलब वो नहीं, वो दौड़ के जा रही है, मैं ऐसा कंसिडर करूंगा। ठीक है, ड्राइव पैरों को चलाना भी ड्राइविंग ही बोलते हैं। हाँ बाय द वे, ड्राइव योर लेग्स मतलब चलते बनो। हाँ, तो मान लो कि यहाँ पे 2 लोग हैं। एक है हमारी सोनिया, सोनी आ है, हाँ सोनी या नहीं। वो 18 मिनट ले रही है इस चक्कर को कंप्लीट करने में, और दूसरे हाथ पे रवि है जो 12 मिनट ले रहा है। तो बता सकते हो दोनों में से तेज कौन चल रहा है? रवि। क्यों? कम टाइम ले रहा है। वेरी नाइस। अगर टाइम कम लो तो तेजी ज्यादा होती है, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मानो कि दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं और सेमी डायरेक्शन में चलते हैं, तो कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही?
तो मुझे बताओ कि ये मान लो कि रवि सोनिया 18 मिनट ले रही है, मतलब रवि पहुंच जाएगा तभी सोनिया यहाँ पे कुछ होगी, फिर रवि और आगे पहुंचेगा तब जाके सोनिया पहुंचेगी। तो ऐसे मतलब 2-3 चक्कर तो हो ही जाएंगे। तो इसमें और एक एडिशन ऐसे हो सकता है कि बताओ कितने चक्कर के बाद दोनों मिल रहे हैं, क्या कितने रोटेशन के बाद मिल रहे हैं, ये एक्सटेंशन भी हम करेंगे। पर अभी तुम लोग मुझे बताओ कि वो एक चक्कर में तो मिलने नहीं वाले, मतलब 2-3 चक्कर में मिलेगा, मतलब इन दोनों से बड़ा नंबर हमें चाहिए। और इन दोनों से बड़ा नंबर यानी कि एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होता है और एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा होता है। तो हमें इसमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम 12-18 कितना होगा? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। इसको कैसे निकालना है? हम उसी से निकाले, फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 मतलब क्या? 2 into 3। और 18 मतलब क्या? 2 into 3 into 3। हाँ 2 3 6 3 18, राइट। और हमें चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम मतलब क्या? लो के टाइम हाई, हाई के टाइम लो, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ए। याद करो, हाईएस्ट पावर ऑफ हाई के टाइम लो, लो के टाइम हाई। ऑल मल्टीपल्स या ऑल फैक्टर्स, चलो तो इसमें कौन कौन से फैक्टर है मुझे लिखवा दो। चलो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 power 2 मल्टीप्लाई 3 power 1, और इसको लिख सकता हूँ 2 power 1 मल्टीप्लाई 3 power 2। तो इसमें फैक्टर्स कितने हैं? 2 3। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, उसके हाईएस्ट फैक्टर 2 2 2 2 2 2 जा 3 3 जा 9 4 जा 36 मिनट। तो दोनों 36 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। कितने मिनट के बाद? 36। अभी इसमें एक्सटेंशन जो हो सकता है कि पूछ ले आपको, क्योंकि एक पेपर में ऐसा था, अगर दोनों 36 मिनट के बाद मिल रहे हैं तो सोनिया कितने चक्कर के बाद मिलेगी और रवि कितने चक्कर के बाद मिलेगा? अगर दोनों 36 मिनट के बाद मिल रहे हैं तो इतने वक्त में सोनिया ने कितने चक्कर लगाए होंगे? रवि ने 3 लगाए होंगे और सोनिया ने 2। वेरी नाइस, क्योंकि 18 2 जा 36 और 12 3 जा 36, मतलब सोनिया 2 चक्कर के बाद मिलेगी जबकि रवि 3 चक्कर के बाद। ऐसा एक्सटेंशन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। इजी, लिख लो। चलो, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को रिविजिट करते हैं। क्यों रिविजिट लिखा है? इससे पहले कब विजिट किया था? 9th में पहली बार था जब इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस होता है आपके साथ नंबर सिस्टम में। उसके बाद वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली कहानी, ठीक है। तो उसको हम फिर से रिविजिट करने वाले हैं। पर जब भी रिविजिट करना हो किसी के घर पे दोबारा जाना हो तो गिफ्ट लेके तो जाना पड़ता है। तो ये हमारा गिफ्ट है जो कि है थियरम 1.2। बोल रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। मान लो कि p कोई भी प्राइम नंबर है और अगर p किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, अगर p किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वही p उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये है थियरम। फिर से, अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा ही, ठीक है। वेर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो, कोई भी नंबर तुम ले सकते हो। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लो। मान लो कि वो प्राइम नंबर 3 है और 3 जो है वो 81 को डिवाइड कर सकता है। अभी तुम, मैं और बैक पाइपर सभी जानते हैं कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, राइट। तो अगर 3 81 को डिवाइड कर सकता है तो वही 3 9 को भी डिवाइड करेगा ही थियरम के हिसाब से। और हमें पता ही है 3 3 जा 9, 3 27 जा 81,
राइट। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो p इज इक्वल्स टू 7 और 7 जो है वो 2401 को डिवाइड कर रहा है, तो वो डेफिनेटली 2401 का स्क्वायर रूट यानी कि 49 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हम करेंगे उसमें ये थियरम इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर है? ना समझे हो तो बताओ, लिख लो। सर दिन भर बताया खाली ये कर दिया था। चलो, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बड़ी ही अच्छी मेथड है। मैंने कभी इसके बारे में आपको बताया है? ठीक है, चलो, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अगर आपको समझना है ना तो ऐसे समझो कि मान लो इस कमरे में खून हो गया, ठीक है, मान लो शिव मर गया, उसकी लाश यहीं पे औंधी पड़ी है, ठीक। अभी मान लो मामला सीबीआई में पहुंच गया, ठीक है, तो सीबीआई किस तरीके से काम करती है कि वो आएगी, सबूत इकट्ठा करेगी और हम तीनों में से जो खूनी होगा उसके ऊपर सबूत इकट्ठा करेगी, सबके स्टेटमेंट्स लेगी और मुझे जेल में डाल देगी, राइट? ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है ना, वो उल्टी मेथड है। मान लो कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से केस सॉल्व करना है शिव का, तो क्या करेगी पुलिस? पहले मुझे पकड़ेगी और साबित करेगी कि मैं खूनी नहीं हूं, बाद में इसको पकड़ेगी, साबित करेगी कि ये खूनी नहीं है, और बाद में क्योंकि तुम बच गए तुम खूनी हो। ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप सीधा उसके सबूत इकट्ठा करो और साबित कर दो कि वही खूनी है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? बाकी सारी चीजें नहीं है इसलिए ये है। अभी उसको ही समझने के लिए थियरम 1.3 लेते हैं। प्रूव करो कि √2 इरेशनल है, प्रूव करिए कि √2 खूनी है। तो हम शुरुआती कैसे करेंगे पता है? वो एक खूनी नहीं थी। Let us, हाँ, That root to be rational. let us assume that √2 is rational. हाँ, शुरुआती ऐसे करनी है कि मान लो कि ये खूनी नहीं। अभी हम साबित करेंगे कि ये खूनी नहीं, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इसको, ठीक है। ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। समझाता हूँ, रुको। अभी अगर √2 रैशनल है तो क्या मैं √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ? ठीक है। मान लो a और b कोई भी कॉम्पोजिट, सॉरी a b नहीं लेते, चलो सबसे पहले RS ले लेते हैं, RS अग्रवाल, ठीक है। हाँ। मुझे RS कुर्मी याद आता है। हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में RS कुर्मी सर बहुत फेमस है। जैसे RD शर्मा की बुक है, RS कुर्मी की बुक है। हमारे मशीन इंजीनियरिंग में RS कुर्मी की बुक आती थी, बहुत बड़ी इतनी। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे गिफ्ट दी थी जब मेरे 88% आए थे ना, तो खुश होके दी थी, तो मैं भी बड़ा खुश हो गया था। और इतनी अच्छी बुक थी, लिटरली तुम्हें उसको पढ़ने का मन होता है। RS कुर्मी मशीन से रिलेटेड है, मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, मैं दिखाऊंगा कभी। तो ये हो गया RNS, जहां पे वेर, जहां पे R and S आर एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर है। अभी मान लो कि इसमें जो भी कॉमन टर्म्स थे उसको मैंने कट कर दिया। तुम लोगों को पता है ना, ऐसे 12/34 हो तो इसमें से 2 6 12 और 17 2 24, तो जो कॉमन टर्म्स थे वो मैंने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिए? रिड्यूस। तो मान लेते हैं कि R और S में कुछ चीजें कॉमन रही होगी जिसको मैं रिड्यूस कर देता हूं। तो क्या मैं अभी ऐसे लिख सकता हूं कि √2 इज इक्वल्स टू a/b? क्या लिख दिया? a/b। जो भी कॉमन टर्म्स थे मैंने कैंसिल आउट करके रिड्यूस कर दिए। वेर a, b आर को प्राइम नंबर्स। इसका क्या मतलब है? अभी इसमें कुछ कट नहीं हो सकता। हाँ, इन दोनों के बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है? b को ले लेता हूं इस तरफ, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? √2b इज इक्वल्स टू a।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे लेट अस स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो क्या मैं ऐसे लिखूं 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अभी मैं 2 को वापस सामने भेज देता हूं। तो क्या मैं ऐसे लिखूं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। तो अभी फिर से थियरम याद करो कि अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वही 2 a को भी डिवाइड कर सकता है। तो इसको मैं एक नंबर देके छोड़ देता हूं और यहां पे लिखता हूं here 2 divides a square, so 2 divides a also, क्योंकि थियरम कह रहा है, हाँ या ना। यहाँ पे थियरम नहीं लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है फुल मार्क्स के लिए। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थियरम। तो अगर 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं लेट a इज इक्वल्स टू 2c। फिर से 2 जो है वो a को डिवाइड कर सकता है, मतलब ये हुआ ना कि 2 इसका फैक्टर होगा। तो मान लेते हैं कि a के बराबर 2c है, ताकि 2 और 2 डिवाइड हो पाए, हाँ या ना। इसको मैं दे देता हूं 2 नंबर। अभी ध्यान से देखो a इज इक्वल्स टू 2c है ना, a इज इक्वल्स टू 2c को 1 में डाल दो। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे a की जगह पे 2c सब्स्टिट्यूट कर दे। तो क्या मैं ऐसे लिखूं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो क्या मैं ऐसे लिखूं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 2 ज़ा 4। तो क्या मैं ऐसे लिखूं c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 2, राइट। इसको मैं दे देता हूं 3 नंबर। अभी सेम चीज ऐसे, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, हाँ या ना। क्यों? थियरम, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अगर 2 जो है b को डिवाइड कर रहा है, a के बराबर 2c ले लिया, तो यहां पे b के बराबर 2d ले लो। सो लेट b इज इक्वल्स टू 2d और इसको दे दो 4 नंबर। अभी 2 नंबर और 4 नंबर को देखो। a क्या है 2c, b क्या है, पर a और b क्या थे, मतलब उनके बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं था। तो यहां पे 2 कॉमन कैसे हो रहा है, मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि रूट 2 रैशनल है वो गलत है। तो यहां पे हम लिखे क्या बाय 2 and 4 a and b have 2 कॉमन, राइट। a और b को प्राइम होते हुए भी 2 कॉमन कहां से निकल आए। सो a and b आर नॉट को प्राइम्स, ये दोनों को प्राइम्स नहीं हो सकते। सो अवर अजम्पशन इज फॉल्स, गलत है। सो रूट 2 इज इर्रेशनल, हाँ, अनखुनी, सही है।
थोड़ा लंबा है मानता हूं, पर अगर एक बार इसको याद रखते हो तो हर प्रॉब्लम के लिए सेम ही मेथड है। इसके अलावा कौन सा प्रॉब्लम है पता है? प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 11 इज इरेशनल, और फिर ऐसे 19 तक कुछ भी पूछ लेंगे। सेम मेथड, हर बार कंप्लीटली सेम, कॉपी पेस्ट लिख लो। चलो एक काम करो, अभी सेम ही है तो आप मेरी हेल्प करो, इसको कैसे करूं? लेट अस assume that root 3 is rational number, फिर so root 3 is equals to r upon s, where r comma s equals to any integer। फिर रिडक्शन के बाद आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आफ्टर रिड्यूसिंग द रैशनल नंबर, सो रूट 3 इज इक्वल्स टू a upon b, where a comma b are co-primes। फिर राइट, तो रूट 3 इंटू बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 3। अभी वो स्टेटमेंट, इसको एक नंबर दे देते हैं। नाउ सिंस 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो हाँ 3 ऑल्सो डिवाइड्स ए, क्योंकि थियरम है, उसका स्टेटमेंट लिख देना। स्टेटमेंट भी वही है वैसे तो, प्रॉब्लम नहीं है तो थियरम ही लिखो। चलो, सो लेट ए इज इक्वल्स टू सी, नहीं आया ना कहीं पे, हाँ 3c, इसको दे देता हूँ 2 नंबर। फिर हाँ अब क्या करूँ? एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट अस सब इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। चलो, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि 3c स्क्वायर डिवाइड बाय 3, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर डिवाइड बाय 3, 3 3s are 9, so c स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 3। इसको सामने ले लिया मैंने, राइट। अब फिर से सेम स्टेटमेंट, नाउ 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स बी, बिकॉज थियरम, THEO, थियरम। So let b is equals to 3d, b is equals to 3d, इसको दे दो तुम 3 नंबर। अब क्या करो? a is equals to 3c and b is equals to 3d from 2 and 3, from 2 and 3 क्या लिखो? a and b has 3s कॉमन फैक्टर, हाँ तो लिखो a एंड b आर नॉट को प्राइम्स, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट को प्राइम्स, जो भी कन्वीनियंट पड़े।
are not co-primes, so We assume it. our assumption is False. assumption is false. So Root 3 is irrational. root 3 is irrational, hence Proved. पिछली बार नहीं लिखा था ना, नहीं लिखा था। hence proved, क्योंकि ये प्रूफ वाला है ना इसलिए प्रूव लिखना पड़ेगा। इजी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पर एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, Okay. रूट 5 इज इरेशनल, लिख लो।